नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे षड्यंत्रिका, जो कि बाकीलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मुझे वो पेटू मूर्ति चाहिए। रानी मटकलता की आत्मा जहां भी होगी मैं उसे बुलाऊंगा और तब उसे मूर्ति में प्रवेश कराकर उसे जीवित करूंगा। उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा शासन होगा। जो मेरा कहा नहीं मानेगा वहां भूख का आतंक मचेगा, क्योंकि सारा भोजन चट कर जाएगी रानी मटकलता की मूर्ति। सेनापति, क्या तुम्हारा दिमाग इस विपत्ति से निपटने की कोई तरकीब सोच सकता है? अभी तो मैं सोच ही नहीं रहा महाराज। अगर बाकीलाल की जिंदगी संकट में ना होती तो अवश्य सोचता। ओ मूर्ति, चल उठकर खड़ी हो जा। मैं तुझे महल से बाहर ले जाने आया हूं। अरे, मेरी सास की मूर्ति तो सचमुच उठकर उसके साथ चल पड़ी। ये तंत्र मंत्र की शक्तियां जानता है। अगर हमने इसे रोकने की चेष्टा की तो यहां तबाही मचा सकता है। बाकीलाल को छूट कर आने दो, फिर इसका प्रबंध करेंगे। इधर तुम मुझसे घबरा तो नहीं रही? मैं राक्षस नहीं, बाकीलाल हूं। पहले तो मैं भी तुम्हें देखकर भयभीत हो गई थी, किंतु फिर समझ गई कि तुम बाकीलाल ही हो, क्योंकि केवल तुम ही जानते थे कि मैं तुम्हारे आदेश पर उठकर तुम्हारे साथ चल सकती हूं। अब तुम आराम से अपने घर जा सकती हो, किंतु जाने से पहले नदी में स्नान करके अपने शरीर पर चढ़ी मिट्टी हटा लेना। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारे पति को भी स्वतंत्र करा दूंगा। चल बेटा बाकीलाल, झूठी कहानी का आधार तो बन गया। अब बुन ले षड्यंत्रों का जाल, जिसे तूने षड्यंत्रिका को पढ़कर तैयार किया है। फिर शीघ्र ही। महाराज, अरे बाकीलाल आ गया। बाकीलाल, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी ही फिक्र हो रही थी। वो तो ठीक है महाराज, किंतु विशालगढ़ के साथ साथ पूरी धरती संकट में है और केवल 3 दिनों में ही हमें इस संकट को हल करना होगा। हम भी यही सोच रहे थे कि इस संकट से कैसे बचा जा सकता है। इस संकट से एक ही तरीके से बचा जा सकता है, और वो तरीका है कि दुष्ट जम जमाजम को ढूंढ कर उसकी मनसा पर पानी फेर दिया जाए। फिर किंतु हम उसे ढूंढेंगे कहां पर? जहां उसने मुझे कैद कर रखा था, वहां पर उसने 4 स्थानों का नाम लिया था। वो इन 4 स्थानों पर हो सकता है। वो मूर्ति को लेकर वहीं पर गया होगा और उसे आपके सिवाय कोई अन्य नहीं मार सकता। तुम मुझे उन 4 स्थानों के विषय में बताओ। ऐसे दुष्ट को मैं स्वयं ही अपने हाथों से मारूंगा। इस अभियान में प्रत्येक पल मैं आपके साथ रहूंगा महाराज। मैं भी। नहीं सेनापति, अगर तुम भी हमारे साथ चलोगे तो फिर यहाँ की देखभाल कौन करेगा? जब बाकीलाल मेरे साथ है तो फिर भय कैसा? ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जल्द ही। महाराज, हम पहले स्थान यानी नारियल द्वीप के निकट पहुंच चुके हैं। ओ, नौका भी खड़ी है। नारियल द्वीप पर जाने वालों के लिए विशेष सूचना। कृपया नौका पर एक समय में 200 सेर से अधिक भार ना ढोएं, अन्यथा ये डूब जाएगी। महाराज, इस सूचना पट पर लिखी सूचना के हिसाब से नौका पर सवार होने से पूर्व हमें अपने अपने वजन तोलने होंगे। पहले मैं अपना भार तोलता हूं, आप दूसरे पल्ले पर बाट रखें। बाकीलाल, तुम्हारा वजन तो 45 सेर निकला, जिसमें से 5 सेर तुम्हारे कपड़े और जूतियों का भार होगा। अब मैं आपका वजन तोलता हूं और ये 80, 90, पूरे 100। महाराज, आपका भार 200 सेर निकला। महाराज, मैं आपके साथ नारियल द्वीप पर नहीं जा सकता, क्योंकि ये नौका केवल 200 सेर भार उठाने में ही सक्षम है, जबकि हम दोनों का भार मिलाकर कुल भार बनता है 245 सेर। बाकीलाल, हम भी राजा ऐसे वैसे ही नहीं हैं। क्या मतलब महाराज? जवाब में राजा विक्रम सिंह ने अपने वस्त्र उतारने आरंभ कर दिए।
बाकीलाल, तुम भी अपने वस्त्र उतारो। ये मोटू कर क्या रहा है? कहीं ये तैर कर जाने की तो नहीं सोच रहा? महाराज, नारियल द्वीप पर तैर कर पहुंचना असंभव है। मोटा अपने साथ साथ मुझे भी ना मरवा दे। तुम वस्त्र तो उतारो, फिर बताता हूं। विक्रम सिंह ने अपने सभी वस्त्र एवं जूतियां तराजू पर रखे और बाकीलाल, मेरे राजमुकुट, वस्त्रों और जूतियों का भार है 40 सेर। अब तुम भी अपने वस्त्र और जूतियां तराजू के पल्ले पर रख दो। वो मारा। बाकी तुम्हारे वस्त्रों और जूतियों का 10 सेर भार मिलाकर हो गए हैं 50 सेर। इसका मतलब तुम्हारे शरीर का भार 35 सेर ही है, हमारी महारानी के भार जितना। अब इसमें से मैं अपनी तलवार उठा लेता हूं, जो कि 5 सेर की है। बाकीलाल, कुछ समझे? हम दोनों का कुल भार 245 सेर था, जिसमें से हमारे वस्त्र इत्यादि का 35 सेर भार घटाकर रह गया 200 सेर भार, और ये नौका 200 सेर भार ही उठा सकती है। यानी अब हम दोनों ही इस पर सवार होकर नारियल द्वीप पर जा सकते हैं। बाकीलाल, कम से कम मेरे दिमाग की दाद तो दो। वाह महाराज, क्या दिमाग पाया है। मोटे मुच्छर, पाजी, लुच्चे, लफंगे। पर उन तेरा की होऊंगा बाकीलाल, क्योंकि षड्यंत्रिका के मुताबिक मैंने षड्यंत्र तो रच दिया, तराजू और नौका भी लाकर रख दिए, 200 सेर वाली झूठी सूचना भी पट पर लिख दी, ताकि मुझे इस मनुष्य के साथ नारियल द्वीप पर न जाना पड़े, जहां पर संध्या के समय भयंकर ज्वार भाटा आता है और उस द्वीप पर जो भी हो उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है। फिर सुबह सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है, किंतु मोटे मुच्छर ने दिमाग लगाकर मुझे भी साथ जाने पर विवश कर दिया। बाकीलाल बेटा, उस तीव्र ज्वार भाटे में तो तेरी चड्डी भी सरक जाएगी। बाकीलाल, नारियल द्वीप पर पहुंचने से पहले पानी में कूदकर किनारे की तरफ तैर ले, नहीं तो विशालगढ़ के सिंहासन पर तेरा 100 ही बैठेगा। मन ही मन ये सोचकर बाकीलाल ने भोले शंकर का नाम लिया और आंखें बंद करके नौका से नीचे छलांग लगा दी। धार आ, ये छपाक के स्थान पर धार का स्वर क्यों गूंजा? उठो बाकीलाल, नौका से कूदने की ऐसी भी क्या जल्दी थी? ओ, इसका मतलब मैं पानी में नहीं गिरा और हम नारियल द्वीप आ पहुंचे। सत्यानाश! बाकीलाल, नौका टूट गई। हाँ, नौका ऊपर से मजबूत और नीचे से कच्ची थी, ताकि तू यहां से भाग ना सके। बाकीलाल, यहाँ तो सिवाय नारियल के एक पेड़ के कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पर जम माता श्री की मूर्ति को लेकर नहीं आया। मोटे, तू समझता क्यों नहीं मूर्ख कि मैं ही जम था। सूर्यास्त होने को है बाकीलाल, यहाँ रुककर अब क्या लाभ होगा? हमारे पास समय बहुत कम है, किंतु अब हम यहाँ से लौटेंगे कैसे? नौका तो टूट गई। क्या सूर्यास्त हो गया? बाकीलाल, सूर्यास्त के नाम से तुम भयभीत क्यों हो गए? वो महाराज, मैं ये सोचकर घबरा गया था कि एक दिन निकल गया, अब हमारे पास जम को ढूंढने के लिए 2 दिन का समय शेष बचा है, जबकि हमारे लिए प्रत्येक पल बहुमूल्य है। ज्वार भाटा आने वाला है। वड़ुम! ये तो ज्वार भाटा की आवाज है। सूर्यास्त होते ही ज्वार भाटा की विकराल लहरें उठती हैं और अपनी राह में पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को बहा ले जाती है। ज्वार भाटा आ गया महाराज। क्या ज्वार भाटा? इस द्वीप पर बचने के लिए केवल नारियल का पेड़ ही है, क्योंकि ये आज तक ना डूबा है ना तेज लहरों से उखड़ा है। पर बाकी मेरे पांव मेरे भारी शरीर के साथ रेत में धंसते जा रहे हैं और मैं भाग नहीं पा रहा। भागना तो पड़ेगा महाराज, क्योंकि मैं आपको उठाकर तो खड़ा भी नहीं हो सकता। फिर चलना या भागना तो बहुत दूर की बात है।
बाके बेटा, चढ़ जा पेड़ पर। बाके, हो न पाता क्यों? ज्वार भाटा की प्रचंड लहरों ने पूरे द्वीप पर पानी की चादर फैला दी। अरे बाप रे, इतनी ऊंची और विशालकाय लहरें! मोटे का तो नामो निशान भी मिट गया होगा। ओह, पूरा द्वीप पानी में डूब गया है और मोटा भी पानी में कहीं नजर नहीं आ रहा। वो मारा, मनोज को पानी बहाकर ले गया। बाकेलाल, तुम ठीक तो हो ना? अरे, ये तो मोटे की आवाज है। आवाज ऊपर से आ रही है। इसका मतलब मोटा सही जगह पर पहुंच गया है, यानी ऊपर नरक में। मोटा पूछ रहा है तो जवाब दे देता हूँ। हाँ महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ज्वार भाटा की लहरों ने आपको ऊपर पहुंचा दिया। इसका मुझे सख्त अफसोस है। ऊपर तो पहुंचा दिया, मगर और ऊपर यानी स्वर्ग में नहीं। अब ये सोचो बाकेलाल कि हम नीचे कैसे उतरेंगे। ये तो पेड़ पर ही अटका है और मैं समझ रहा था कि इसकी आवाज नरक से आ रही है। अबे लानती, कूद जा नीचे। घुर्र। सूर्योदय तक पेड़ पर लटके रहना उसकी व्यवस्था थी। बाकेलाल, मुझे तो भूख लगी है। नीचे मछलियों को भी लगी है मोटे। अबे कूद, कूदता क्यों नहीं? तेरा सत्यानाश जाए कमबख्त। अरे वाह, नारियल ही नारियल! भूख और प्यास दोनों का इंतजाम हो गया। किंतु महाराज, इसे फोड़ेंगे कैसे? मैं बताता हूँ। आपका सिर नारियल से अधिक मजबूत है, इसी पर पटक कर फोड़ लें। नारियल नारियल को सिर पर तो फोड़ूंगा, किंतु अपने नहीं, तुम्हारे। आ! वाह, नारियल चटक गया। बाकेलाल, तुम भी मुंह खोलो। थोड़ा नारियल पानी मैं तुम्हारे भी मुंह में टपका देता हूं। अरे, बाकेलाल कहाँ गया? बाकेलाल वहां नीचे गिरा पड़ा है। सूर्योदय के साथ पानी भी उतर गया है और पूरा द्वीप फिर से नजर आने लगा है। ची ची। राजा विक्रम सिंह भी आराम पूर्वक नीचे उतर आया। बाकेलाल, उठो, मैं तुम्हारे लिए भी नारियल तोड़ लाया हूँ। षड्यंत्रिका का षड्यंत्र बर्बाद हो गया। लो बाकेलाल, मैंने तलवार की नोक से नारियल में छिद्र भी कर दिया है। मीठा एवं निर्मल नारियल पानी पियो। दिल कर रहा है कि इस नारियल को तेरी खोपड़ी पर पटक दूं मुच्छड़, मगर प्यास तो मुझे भी लगी है। एकाएक विक्रम सिंह की आंखें आश्चर्य के साथ फैल गई। अरे, रेत में ये क्या चमक रहा है? बाकेलाल, ये तो हीरा है। यहाँ पर चारों ओर हीरे जवाहरात एवं मानिक बिखरे पड़े हैं। हीरे, वो भी इतने बड़े बड़े और बहुमूल्य। इतना बड़ा खजाना तो किसी राजा के पास भी नहीं होगा। हाँ, मेरा खजाना भी ऐसे 4 हीरो की कीमत कीमत के बराबर का होगा। ये खजाना अवश्य ही किसी समुद्री डाकू का होगा। बाकी ये खजाना मुझे तुम्हारे कारण मिला, ते फिर होंदे पुच्ची। सत्यानाश, बेड़ागर बांके, अगर तुझे पता होता कि यहाँ रेत में इतना बड़ा खजाना दबा है तो तू इसे यहाँ क्यों लाता? दोनों ने मिलकर सारा खजाना उस बक्से में भर दिया। फिर, किंतु बाकेलाल, अब हम यहाँ से लौटेंगे कैसे? नौका तो है नहीं, किंतु तरकीब है, और अपनी जान बचाने के लिए इस तरकीब पर मुझे मोटे के साथ मिलकर काम करना ही होगा। कट कट। और वो दोनों मिलकर नारियल के पेड़ को काटने लगे। फिर, वाह बांके, अब हम इस पेड़ पर सवार होकर चप्पुओं से इसे नौका की तरह खेते हुए किनारे पर पहुंच जाएंगे। अब हमें तुरंत सेनापति को बुलाकर यह खजाना उसके सुपुर्द करना होगा। उसे वस्त्र आभूषण भी लाने को कह देंगे। बेड़ागर्क, ये खजाना मुझे मिल जाता तो मैं एक और विशालगढ़ बना लेता। उस खजाने को सेनापति के सुपुर्द करने और नए वस्त्र इत्यादि धारण करने के पश्चात बाके राक्षस जम ने
दूसरे किस स्थान का जिक्र किया था जहां वो माता श्री की मूर्ति को ले जा सकता है? मैंने इसलिए 4 स्थानों का नाम लिया था ताकि एक स्थान पर षड्यंत्र असफल हो जाए तो मैं दूसरे षड्यंत्र का प्रयोग कर सकूं। षड्यंत्रिका में लिखे पहले षड्यंत्र के विफल हो जाने पर मैंने दूसरा षड्यंत्र भी षड्यंत्रिका में पहले ही पढ़ लिया था, जिसके मुताबिक अब मुझे राजा को लेकर जाना है वर्षा पुंजी नामक एक ऐसे स्थान पर जहां हर समय वर्षा होती रहती है। अरे बांकेलाल, वर्षा आरंभ हो गई। आप व्यग्र ना हो महाराज, क्योंकि इस समय हम वर्षा पुंजी नामक स्थान पर हैं जहां 12 मास वर्षा होती है। अब आप भीगने से बच जाएंगे। बस अब थोड़ी ही देर में हम जंजीरा पेड़ के पास पहुंच जाएंगे। जमजमाजम ने इस स्थान का नाम भी लिया था। षड्यंत्रिका के मुताबिक आसमान को छूते इस वृक्ष की विशेषता यह है कि इस पर जटाओं के स्थान पर जंजीरें उगती है। इसका ऊपरी हिस्सा हमेशा बादलों से ढका रहता है। वर्षा क्षेत्र में होने के कारण इस हिस्से पर वज्रपात होता रहता है। वज्रपात का असर लोहे की जंजीरों के कारण पूरे वृक्ष पर होता है। उस वक्त अगर कोई इन जंजीरों को छू ले तो वो सीधा स्वर्ग या नरक को प्रस्थान करता है। और मैं मोटे को उसे वृक्ष की शाखाओं का स्पर्श कराने जा रहा हूं। बांकेलाल, जंजीरा और कितनी दूर है? बस महाराज, निकट ही है। जंजीरा निकट ही था। तुम ये कार्य कैसे करोगे तांत्रिक बहुबल? जंजीरा की शाखाओं में उत्पन्न होती खनक इस बात का प्रमाण है कि इस पर लगातार वज्रपात हो रहा है राजा घात सिंह। और इस वज्रपात का प्रयोग करके ही मैं राजा विक्रम सिंह को नेस्तानाबूद करूंगा। खनक खनक खनाक। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि कैसे? उसके लिए कम से कम राजा को यहां पर तो लाना ही होगा। नहीं, उसे यहां लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस वृक्ष की शाखाओं को वहां भेज दूंगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।